हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और जो मेथड है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। राइट, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने दो मेथड और डिस्कस किए थे, बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग। इस वीडियो में हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोरुलेशन यानी कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस सर्वल टाइप्स ऑफ स्पोर कॉल्ड गोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ऑर्थोस्पोर, कॉनिडिया, सिस्ट एंड एंडोस्पोर। आज हम एंडोस्पोर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। राइट, मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में भी कि जैसे एडवर्स कंडीशन होती है, सिर्फ उसी कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। राइट, तो हम एंडोस्पोर की अगर हम बात करते हैं, फर्डिनेंड कोहन वाज अ जर्मन नेचुरलिस्ट एंड बोटैनिस्ट नोन फॉर स्टडी ऑफ एल्गा, बैक्टीरिया एंड फंजाई. Right, he discovered thermoresistance endospore in Bacillus subtilis, which capable of surviving strong heat and germinating to form new bacilli. Cohen was the first to show that bacillus can change from a vegetative state to a endospore state. Right, सबसे पहले फर्डिनेंड जो कोहन थे, उन्होंने थर्मो रेजिस्टेंस एंडोस्पोर को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और उन्होंने बताया था कि ये जो बैसिलस सबटिलिस है, ये ये बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या कर सकता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है। और ये इतना मतलब ये थर्मल रेजिस्टेंस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हीट में भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है और जर्मिनेटिंग भी कर सकता है टू फॉर्म न्यू बैसिलाई। राइट, कोहन जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो बैसिलस है वो अपनी वेजिटेटिव स्टेट्स को चेंज कर सकता है एंडोस्पोर में। एंड देन अगेन एंडोस्पोर जैसी कंडीशन उसके फेवर में आएगी, एंडोस्पोर फिर से जर्मिनेट करेगा और चेंज हो जाएगा वेजिटेटिव स्टेट में। राइट, एक बात का ध्यान रखना, वेजिटेटिव स्टेट जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट है और जो एंडोस्पोर है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। राइट, यानी कि वेजिटेटिव स्टेट मतलब वो स्टेट जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और एंडोस्पोर में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। उसके बाद जॉन टिंडल बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे, यानी कि इनका बैक्टीरियल स्पोर से कोई लेना देना नहीं था। राइट, लेकिन किस तरीके से उन्होंने बैक्टीरियल जो स्पोर है उसको डिस्कवर किया, मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक्चुअली है नहीं। जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि टिंडलाइजेशन का प्रोसेस कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे जॉन टिंडल ने बैक्टीरियल स्पोर को डिस्कवर किया। राइट, जो जॉन टिंडल थे वो फिजिशियस थे। राइट, एक्चुअली जब वो अपने लैब में काम कर रहे थे तो एक्चुअली काम कर रहे थे तो वो एक वो ऑप्टिकली जो प्योर एयर होती है उसको ऑब्टेन करने के रास्ते ढूंढ रहे थे। राइट, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें ऐसी ऑप्टिकल प्योर एयर को वो मतलब ऑब्टेन करना चाहते जिसमें कोई भी साइन ही ना हो पर्टिकुलर मैटर के, यानी उसमें कोई भी पर्टिकुलर मैटर क्या फ्लोट ना कर रहा हो। राइट, यानी कि वो बिल्कुल प्योर एयर हो, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं, कोई पर्टिकुलर मैटर नहीं या उसके अंदर मतलब फ्लोट करता हो। राइट, वो बिल्कुल प्योर एयर हो। तो उन्होंने उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया, एक वुडन का बॉक्स बनाया। राइट, वुडन का बॉक्स बनाया और इसके आगे उन्होंने क्या लगा दिया, एक ग्लास विंडो लगा दी। राइट, इस ग्लास विंडो को क्लोज करने से पहले उन्होंने क्या किया, उसकी अंदर की जो वॉल अनसाइड जो वॉल है और फ्लोर है उस पे क्या किया उन्होंने, जो ग्लिसरीन है, यानी कि जो एक स्टिकी सा सिरप होता है, आप सबको पता ही होगा ग्लिसरीन, तो जो स्टिकी सिरप होता है वो लगा दिया। राइट, और जैसे ही उसके बाद वो लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग लाइट, राइट, एक ग्लास विंडो के थ्रू अंदर डाली और उन्होंने देखा कि जो भी फ्लोटिंग पर्टिकुलर मैटर थे वो सब क्या के स्टक हो गए, किस पे जाके, जो उन्होंने ग्लिसरीन लगाई थी वॉल के ऊपर, उस जो स्टिकी सिरप है उसमें जाके वो स्टक हो गए। राइट, यानी कि उस पे जाके वो चिपक गए। अब उस जो एयर है, यानी उस बॉक्स के अंदर अब जो एयर थी उसमें कोई भी फ्लोटिंग पर्टिकुलर मैटर नहीं था। राइट, कोई साइन नहीं थे जर्म्स के, कोई फ्लोटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं थे। राइट, सारे के सारे क्या हुए, उस पे जाके स्टिक हो गए। तब अब क्या किया, टिंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, मीट ब्रॉथ लिया। एक को तो उन्होंने अपने उस ऑप्टिकल प्योर एयर में रख दिया और एक को उन्होंने ऑर्डिनरी एयर में रख दिया। जब उन्होंने जो ऑर्डिनरी एयर में उन्होंने मीट ब्रॉथ रखा, वो तो कुछ ही टाइम बाद क्या, वो सड़ने लग गया। राइट, क्योंकि उसमें जर्म्स क्या हो गए, मतलब बैक्टीरिया क्या हो गए, उसमें डेवलप होने शुरू हो गए। राइट, कंटेमिनेशन शुरू हो गई। और जो उन्होंने ऑप्टिकल प्योर में रखा, उन्होंने कुछ महीने बाद जाके उसको चेक किया, तो अभी भी उनका जो ब्रॉथ था, मीट ब्रॉथ था, उसकी स्मेल वैसी की वैसी थी, उसका टेस्ट भी स्वीट था। राइट, ऐसा उनका कहना था कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई कंटेमिनेशन नहीं हुई, वो कोई सड़ा गला नहीं, वो एज इट इज ही उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने उसको रखा था। राइट, अब कुछ साल बाद जब जॉन टिंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, तब उन्होंने देखा कि उन्होंने फिर से जब ऑप्टिकल प्योर एयर में अब अपने जो ये मीट स्टरलाइज जो मीट ब्रॉथ है उसको रखा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया मतलब वो क्या हो गया, सड़ने लग गया। राइट, लग गया। राइट, तो यानी कि क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने
अब जब मतलब ये क्या मतलब कि जैसे 1 साल बाद जब उन्होंने फिर से उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो उनका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली फेल हो गया। जैसे उन्होंने हीट स्टीयरलेस मीट ब्रॉथ को उस ऑप्टिकल प्योर में रखा, वो क्या हुआ? वो सड़ गया, राइट? तो यानी कि तब उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरियल जो एंडोस्पोर है वो क्या हुआ, हीट स्टीयरलेस ब्रॉथ में उसने क्या किया, कंटेमिनेशन शुरू कर दिया, राइट? Then he discovered the broth has been contaminated with dry bacterial spore from hay in the lab, right? ऑल द बैक्टीरिया वर किल बाय बॉइलिंग वाटर, राइट? हम उसको किल कर सकते हैं, बॉयल करके किल कर सकते हैं, या कुछ टॉक्सिक से हम उसको किल कर सकते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर इतना हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ना बॉइलिंग वाटर, ना टेम्परेचर का उस पर कोई असर है, ना टॉक्सिक का उस पर कोई असर है, राइट? तो वो इतना इतना हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। जॉन टिंडल ने क्या किया, इनकॉर्पोरेट की अपनी जो डिस्कवरी है उसको इनकॉर्पोरेट किया, किससे? कोहन डिस्कवरी से, और इन्वेंट किया प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट नोन इफेक्टिव वे है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बैक्टीरियल स्पोर को। बट ये कम इतना रिलायबल नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम 100% ही बैक्टीरियल एंडोस्पोर को खत्म ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक, हाँ कुछ हद तक बैक्टीरियल एंडोस्पोर को टिंडलाइजेशन की हेल्प से क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट नॉट कम्प्लीटली, राइट? तो इस तरीके से जोहन टिंडल ने अपने जो स्टीरलाइज ब्रॉथ है उसमें देखा कि उसके अंदर उन्होंने बैक्टीरियल स्पोर को डिस्कवर किया, राइट? ये फर्डिनेंड कोहन थे, ये जोहन टिंडल है, मैंने इनकी इमेजेस लगाई हैं। दिस इज अ बैसिलस सबटिलिस, राइट? तो ये तो थी डिस्कवरी, राइट? कि किस तरीके से बैक्टीरियल एंडोस्पोर को डिस्कवर किया गया। अब आगे हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल एंडोस्पोर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी समझेंगे कि किस तरीके से उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो इतना हाई रेजिस्टेंस है, राइट? या अगर हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात करें, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जैसे ही बैक्टीरिया को लगता है कि भाई कंडीशन उसके जस्ट अगेंस्ट हो गई है, एडवर्स हो गई हैं, तो उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट? इट इज अ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। इट कैन ईजिली टॉलरेट अ टेम्परेचर ऑफ +100 डिग्री सेल्सियस और -100 डिग्री सेल्सियस। टॉक्सिक केमिकल हैज नो इफेक्ट ऑन दैम। जो ये एंडोस्पोर होता है, बैक्टीरिया एंडोस्पोर है, ये इतना हाई रेजिस्टेंस नेचर शो करता है, ना तो इसके ऊपर एक्सट्रीम हीट का कोई इफेक्ट होता है, ना एक्सट्रीम कोल्ड का कोई इफेक्ट होता है, ना ये रेडिएशन, टेम्परेचर, केमिकल, एंटीबायोटिक, इन सब से क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। और ये इतना हाईली रेजिस्टेंस शो कर पाता है ड्यू टू देयर थिक वॉल, लो वाटर कंटेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोगुलेंट केमिकल विच इज नॉन एज डीपी कॉलोनिक एसिड, राइट? इस ये जो एसिड है, इसकी हेल्प से ये इतना हाई रेजिस्टेंस नेचर शो करता है। ओनली 2 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर, ओनली नहीं, यहाँ पे आएगा कॉमनली, कॉमनली known 2 species or 2 genera of bacteria which produce endospore is Clostridium bacillus, but recently research में ऐसा देखा गया है कि माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, सॉरी मैरिनम, एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, these two bacteria also produce endospore during unfavorable condition, right? ये दो बैक्टीरिया हैं, इन दो बैक्टीरिया में भी देखा गया है कि ये भी जो बैक्टीरिया हैं वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं जैसे ही कंडीशन उनके अगेंस्ट होती है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, दीज आर बैसिलस। Most of the endospore are viable for many years. Viable means capable of surviving many years, even for 100 years or more, right? ठीक है, 100 साल, हजारों साल तक जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया एंडोस्पोर है, वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ड्यू टू दिस लॉन्ग वायबिलिटी एंड देयर एडेप्टेशन टू स्ट्रेस कंडीशन, मोस्ट ऑफ द एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर नोटोरियस पैथोजन। So bacillus enter into endospore formation cycle when the lack of carbon and nitrogen in the growing medium, जैसे ही इस growing medium में कार्बन और नाइट्रोजन की कमी होने लग जाती है, at that time bacillus enter into endospore formation cycle, right? Carbon, which is essential component for carbohydrate, and nitrogen is essential for synthesis of protein and amino acids. Whipping with alcohol, hydrogen peroxide, or boiling at 100 डिग्री सेल्सियस will not किल द बैक्टीरियल एंडोस्पोर, क्योंकि बैक्टीरियल एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, राइट? ये किसी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए इस पर किसी भी चीज़ का कह सकता है कोई असर नहीं होता।
Endospore could not stain by using simple stain such as methylene blue and sapphire, right? इसको हम सिंपल स्टेन जैसे methylene blue हो गया या फिर कह लो sapphire, इससे हम इसको स्टेन नहीं कर सकते। इसके लिए एक कह सकते हो एक डिफरेंशियल या फिर एक स्पेशल स्टेन का यूज किया जाता है इसको स्टेन करने के लिए, राइट? बैक्टीरियल एंडोस्पोर कैन बी विजुअलाइज यूजिंग अ डिफरेंशियल स्टेन कॉल्ड एंडोस्पोर स्टेन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर स्टेन। In 1922, Donner published a method for staining endospore. Right? Donner used heat as a step in this process, but it was time consuming. Donner ने क्या किया, एंडोस्पोर को स्टेन करने के लिए हीट का यूज किया, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। उसके बाद 1933 में शेफर एंड फुल्टन आए, उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया डॉनर के मेथड को, और उन्होंने हीट की जगह क्या यूज किया, बंसन बर्नर का यूज किया, जिससे क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, एज कम्पेयर ज्यादा फास्टर हो गया, राइट? The endospore stain is a differential stain which is selectively stain bacterial endospore. The main purpose of endospore staining is to differentiate bacterial spore from the other vegetative cell, right? यानी कि ये जो एंडोस्पोर स्टेन है, बेसिकली इसका काम क्या है, ये सिलेक्टिवली एंडोस्पोर बैक्टीरिया एंडोस्पोर को क्या करती है, स्टेन करती है। वेजिटेटिव सेल की अगर हम बात करें, वो इससे क्या हो जाता है, जैसे उसको वाटर से डिस्टिल वाटर से धोते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है, यानी उसके ऊपर ये स्टेन का कोई असर नहीं होता। ये सिलेक्टिवली किसके लिए यूज की जाती है, सिर्फ बैक्टीरिया एंडोस्पोर ही से क्या होते हैं, स्टेन होते हैं। अब पर्पस क्या है, पर्पस सिर्फ यही है कि जिससे हम बैक्टीरियल स्पोर को और वेजिटेटिव सेल को डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन से वेजिटेटिव सेल है और कौन से भाई बैक्टीरियल स्पोर है, राइट? In the Schaefer and Fulton method, a primary stain which is used is malachite green, यानी कि जो हम एंडोस्पोर स्टेन की बात कर रहे हैं, ये जो malachite green है, इसी को क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर स्टेन। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर है उसको क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं, राइट? ये वाटर सॉल्युबल होती है, सो वेजिटेटिव सेल कैन बी डीकलराइज व्हेन वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देन काउंटर स्टेन विद सेफेनाइन, राइट? जैसे वेजिटेटिव सेल को क्या करते हैं, जैसे वेजिटेटिव सेल पे भी ये स्टेन डाली जाती है, और उसको डिस्टिल वाटर जैसे हम वॉश करते हैं तो ये वो क्या होता है, डीकलराइज हो जाते हैं। फिर जब उनको काउंटर स्टेन किया जाता है तो वो जो काउंटर स्टेन यानी जो सेफेनाइन यूज किया जाता है, उससे वो क्या करते हैं, उसका कलर रिटेन कर लेते हैं। तो एट द एंड इस स्टेनिंग प्रोसेस में हमें दो कलर के जो सेल्स हैं वो मिलते हैं। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और जो एंडोस्पोर है वो क्या होंगे, डार्क ग्रीन कलर के होंगे। एक बार हम इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं, राइट? ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज सब समझा रही हूँ, जिससे आपको डिटेल में पता चले किस तरीके से हम बैक्टीरियल एंडोस्पोर को स्टेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट? किस तरीके से इसका डिस्कवरी हुई, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम स्लाइड पे क्या किया, एप्लीकेशन यानी कि मैलाकाइट ग्रीन को, यानी जो प्राइमरी स्टेन है उसको डाल दिया, ठीक है? इस टाइम पर वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर दोनों ही क्या है, ग्रीन कलर के हो गए, राइट? यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम करेंगे। ये जो आप बर्नर देख रहे हो इसमें पानी बॉइल्ड हो रहा है, इसको स्टीम करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद फिर से क्या होगा, इस सेल को हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, राइट? जैसे ही वॉश करेंगे तो जो वेजिटेटिव सेल हैं वो डीकलराइज हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और एंडोस्पोर जो क्या रहेंगे, वो स्टिल ग्रीन ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, कलर को रिटेन कर लिया है, राइट? अब जैसे ही हम काउंटर स्टेन करते हैं सेफेनाइन के साथ, राइट? तो उसमें आप हम क्या देखते हैं, हमें दो एट द एंड हमें दो कलर के यहाँ पे मिल रहे हैं, जो सेल्स मिल रहे हैं, यानी कि एक मिनट, आप ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ये क्या है, ये है एंडोस्पोर, राइट? और जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ये हैं हमारे वेजिटेटिव सेल्स, राइट? तो एट द एंड हमें दो कलर के सेल्स मिल गए, यानी जो ग्रीन कलर का है वो एंडोस्पोर है, और जो पिंक कलर के हैं वो वेजिटेटिव सेल्स हैं। यानी कि इससे हमें इजीली हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं वेजिटेटिव सेल को और बैक्टीरियल एंडोस्पोर को, राइट? तो सबसे पहले हमने देखी बैक्टीरियल एंडोस्पोर की डिस्कवरी, राइट? किस तरीके से डिस्कवर हुआ, ठीक है? उसके बाद हम किस तरीके से हम उसको स्टेन कर सकते हैं, किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जाना। अब हम बैक्टीरियल जो एंडोस्पोर है बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है? कि किस तरीके से जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। बैक्टीरियल एंडोस्पोर आर हाईली थिक वॉल्ड एंड रेजिस्टेंट स्पोर विच आर फॉर्म्ड इन एडवर्स कंडीशन। वी नो, हमने पीछे भी बात करी है कि ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और सिर्फ एडवर्स कंडीशन में ही ये क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, राइट? अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग द न्यूक्लियर बॉडी और न्यूक्लियोइड स्टोर फूड, undergo dehydration and separate
from the rest by means of mesosomes and ingrowth of plasma membrane, right? It is called endospore primordium. Basically जो dehydrated protoplast है उसको हम क्या उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पोर प्राइमोडियम। यही प्राइमोडियम क्या करता है, सिक्रेट करता है वॉल, उस जो एंडोस्पोर है उसके चारों तरफ मोर वॉल मटेरियल आर डिपॉजिटेड ओवर इट बाय द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म टू फॉर्म एंडोस्पोर, राइट? प्राइमोडियम क्या करता है, सिक्रेट करता रहता है, सिक्रेट करता है सेल वॉल, और मोर सेल वॉल बनती जाती है, और वो क्या है, उसके चारों तरफ क्या होती रहती है, डिपॉजिटेड होती रहती है, राइट, एंडोस्पोर के। The residual cytoplasm and wall of parent bacterium undergo autolysis. Autolysis we all know that is self digesting cell wall by its own enzyme, ठीक है, इसको ही हम autolysis बोलते हैं। यानी उसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया क्या होगा कि जो उसकी सेल वॉल है वो क्या होगी, सेल्फ डाइजेस्टिंग, यानी उसका जो एंजाइम है उसको वो क्या कर लेगा, उसको डाइजेस्ट करता जाएगा, सेल वॉल क्या हो जाएगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट? The liberated endospore is dispersed by air current and germination form a new bacterium. अब क्या होगा, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल कंडीशन आएंगी उसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट जो बैक्टीरिया एंडोस्पोर है वो रिलीज हो जाएगा, जर्मिनेट करेगा एंड टू फॉर्म अ न्यू बैक्टीरियम, या यूं कह सकते हैं कि फिर से वो चेंज हो जाएगा अपनी वेजिटेटिव स्टेट्स में जैसे ही कंडीशन उसके फेवर में आएंगी, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ शेप ऑफ endospore, right? This will be the structure of endospore and this is the germination. यहाँ पे आप देख सकते हो germination of endospore, right? तो ये जो है, एक सेकेंड, दिस इज द शेप, ये क्या है, यानी कि एंडोस्पोर जब सेंटर में है तो दिस इज अ सेंट्रल, दिस इज द टर्मिनल जब एक एंड पे होगा, और इसको बोलेंगे हम सब टर्मिनल, यानी कि थोड़ा सा आगे, ठीक है, सब टर्मिनल, सब टर्मिनल, दिस टर्मिनल, दिस इज सेंट्रल, राइट? अब हम यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हो दिस इज अ न्यूक्लियर बॉडी, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये दिस मेम्ब्रेन, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये है, ये जो वॉल है, दिस इज अ कोर वॉल, ठीक है। अगेन फिर हम देखते हैं इसके बाद जो अब ये फर्स्ट लेयर है, इसके बाद आएगा कॉर्टेक्स, ठीक है, जो सेकंड लेयर है। कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर है ये आप देख सकते हो, दिस इज स्पोर कोट लेयर, एंड लास्ट जो होती है एक्सोस्पोरियम, यानी एक्सोस्पोरियम क्या है, बेसिकली उसकी आउटर लेयर है। जैसे ही कंडीशन की फेवर में आएंगी, बैक्टीरिया एयर करंट की हेल्प से क्या होगा, एंडोस्पोर रिलीज हो जाएगा, जर्मिनेट करेगा, और फिर से ये क्या हो जाएगा, ये टू फॉर्म अ न्यू बैक्टीरियम और टू चेंज इनटू अ अगेन वेजिटेटिव स्टेट, राइट? तो अभी हमने एंडोस्पोर का डायग्राम देखा, राइट? हमने देखा किस तरीके से जो मल्टी लेयर जो कवरिंग है चारों तरफ उसके जेनेटिक मटेरियल के, यानी कोर के चारों तरफ जो मल्टी लेयर कवरिंग है वो किस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, राइट? अभी अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज हैविंग अ मल्टी लेयर कवरिंग एंड इट इज कम्प्लीटेड इन 7 स्टेजेस, राइट? ये जो 7 स्टेजेस को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम एक एक करके लेयर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट जो लेयर है वो है एक्सोस्पोरियम, आउटर मोस्ट लेयर है, रिलेटिवली थिन एंड डेलिकेट होती है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर fearing in nature that make it insoluble and contributes to the pathogenicity of spores. Pathogenicity means to ability causes diseases, right? Second जो layer है वो spore coat है, just exosporium के नीचे present होती है, comparatively thick होती है and composed of several layers of protein. It is estimated to contain more than 70 coat proteins like tyrosine, cysteine, right? एंड ये जो कोट प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली जो एंडोस्पोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं फ्रॉम दी नॉक्शियस केमिकल्स। नॉक्शियस दैट मीन्स हार्मफुल केमिकल्स के अगेंस्ट उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो स्पोर कोट की जो थिकनेस है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है एंडोस्पोर को टुवर्ड हीट, रेडिएशंस एंड केमिकल्स। इट इज ऑल्सो एक्ट एज इम्परमिएबल बैरियर अगेंस्ट केमिकल्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट? Spore coat can also restrict the entry of many hydrolyzing enzyme into the core, like lysozyme, राइट, फॉर एग्जाम्पल लाइसोजाइम। तो जो स्पोर कोट है बेसिकली वो क्या है, वो थिक होती है क्योंकि वो सेवरल प्रोटीन से बनी होती है, और यही जो प्रोटीन्स हैं वो केमिकल के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। और ये थिकनेस है जो स्पोर कोट की जो सेवरल प्रोटीन की वजह से आ रही है बेसिकली वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है हीट, रेडिएशन, केमिकल्स के अगेंस्ट, राइट। दूसरा ये
उसकी जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं बेसिकली उसकी एंट्री को क्या करते हैं, रोकने का काम करती हैं, जैसे कि लाइसोजाइम्स, राइट। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम्स इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो एंट्री है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की वो क्या करती है उसको, ये जो स्पोर कोट लेयर है ये क्या करती है उसको रोकने का काम करती है, ठीक है। थर्ड लेयर है वो है कॉर्टेक्स, ये जस्ट स्पोर कोट के ये पहले एक्सोस्पोरियम आती है, फिर आती है स्पोर कोट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स। इट इज ऑल्सो अ थिक वॉल लेयर and sometime it occupy as much half of the spore volume, right. It is made up of peptidoglycan. फोर्थ जो है वो है कोर, द इनर मोस्ट लेयर है, इट इज ऑल्सो कोर स्पोर सेल वॉल और कोर सेल वॉल। जो ये स्पोर सेल वॉल है या फिर कोर सेल वॉल है, इट कवर दी सेंट्रल प्रोटोप्लास्ट एंड कोर ऑफ द एंडोस्पोर, ठीक है। तो ये जो जो लेयर्स हैं बेसिकली ये सेंट्रल जो प्रोटोप्लास्ट है इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं इन दी एडवर्स कंडीशन। The endospore core has normal cell structure as that of vegetative cell, ठीक है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे नॉर्मल है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, अनलाइक द वेजिटेटिव सेल द कोर प्रोटोप्लास्ट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। क्योंकि क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि कंडीशन अभी एडवर्स है, अनफेवरेबल कंडीशन है, इसीलिए वो क्या हो जाता, तभी तो वेजिटेटिव सेल ने क्या किया, एंडोस्पोर बैक्टीरिया क्या करता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन वो तभी करता है जब कंडीशन उसकी एडवर्स होती हैं, राइट। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और जो एंडोस्पोर है वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा। कोर कंटेन राइबोसोम्स एंड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियोइड दैट इज जेनेटिक मटेरियल। The core only contain about 10 to 25% of water of the normal vegetative cell, right। तो ये तो थी 4 लेयर्स जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा कि ये क्या फंक्शन करती हैं और क्या रोल प्ले करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये आउटर लेयर होगी एक्सोस्पोरियम, ये आउटर कोट लेयर है, ये इनर कोट लेयर है, ठीक है। दिस इज द कॉर्टेक्स, ये कोर सेल वॉल है, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या, सेंट्रल प्रोटोप्लास्ट, राइट, दैट इज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये जो लेयर्स हैं ये बेसिकली इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं इन दी एडवर्स कंडीशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये है डिपिकोलोनिक एसिड है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोस्पोर में, एंडोस्पोर के लिए बेसिकली ये क्या करता है, हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है एंडोस्पोर फॉर्मेशन में वो यही है, ये हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है एंडोस्पोर को। हेयर द राइबोसोम, दिस इज अ डीएनए, राइट। यहाँ पे देखिए अब आप, ये है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इस टाइम पे अगर कंडीशन फेवरेबल है, राइट, ये वेजिटेटिव सेल है, अगर इस टाइम ये कंडीशन अगर फेवरेबल हुई तो इस टाइम पे ये क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा और अपने ऑफस्प्रिंग को क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। बट जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल आएगी तो ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, स्पोर का डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। यानी बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे स्पोर फॉर्म करना शुरू कर देगा। दिस सेल इज नाउ इज अ स्पोरुलेटिंग सेल बिकॉज इसके अंदर क्या है, स्पोर का डेवलपमेंट हो गया है, राइट। अब जैसे ही फिर से कंडीशन फेवरेबल आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये जो मैच्योर स्पोर है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्पोरुलेटिंग सेल से बाहर आएगा, फिर से क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा और चेंज हो जाएगा किसमें, वेजिटेटिव सेल में। फिर वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, फिर से बाइनरी फिजन करेगा, क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा और अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस करता है, जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो स्पोर का डेवलपमेंट करता है, वेट करता है कंडीशन को उसके फेवर में आने के लिए। फिर से जब जैसी एडवर्स कंडीशन जाती है और कंडीशन फिर से फेवरेबल हो जाती है, वो बाहर आता है, चेंज हो जाता है वेजिटेटिव सेल में और फिर से क्या करता है, अपने आप को जर्मिनेट करता है, यानी कि फिर से बाइनरी फिजन करता है और अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था ना कि फॉर्मेशन जो एंडोस्पोर का वो 7 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो ये है वो 7 स्टेजेस, देखते हैं। दिस इज द वेजिटेटिव सेल, हियर द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइट। अभी यहाँ पे जो अगर कंडीशन की बात करें, इस टाइम पे कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है। अब जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल शुरू होंगी तो ये वेजिटेटिव सेल जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो अपने अंदर क्या कर लेगा, यानी बैक्टीरियल सेल जो क्या करेगा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड एंड सेपरेटेड, सेल्स दो पार्ट में सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जो वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट इज स्पोरेंजियम, सेकंड इन फोर स्पोर, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजियम है ये क्या करेगा, फोर स्पोर को एनगल्फ करना शुरू करेगा उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो स्पोरेंजियम ने क्या कर लिया है, कंप्लीटली फोर स्पोर को एनगल्फ कर लिया है एंड स्पोरेंजियम बिगिंस टू एक्टिवली सिंथेसाइज स्पोर लेयर अराउंड द फोर स्पोर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्पोर लेयर बन गई। अब जो थर्ड लेयर है वो जो है वो क्या होगी, कॉर्टेक्स
जो है कॉर्टेक्स हो गई, आउटर कोट हो गई, ठीक है, और एक्सोस्पोरियम हो गई, वो जो सारी लेयर्स हैं वो क्या होंगी, इसके चारों तरफ डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एंडोस्पोर है ये फुल्ली मैच्योर हो गया है। अब अगर हम बात करें ये जो डीएनए है, राइट, ये जो डीएनए ये क्या होगा, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन अनफेवरेबल है ना इस टाइम पे, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये क्या होगा, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एंडोस्पोर मैच्योर हो गया है। अब ये जो मैच्योर एंडोस्पोर है ये स्पोरेंजियम से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो फ्री स्पोर है इज रिलीज्ड विद द लॉस ऑफ स्पोरेंजियम। अब जैसे ही फिर से कंडीशन फेवरेबल आएंगी तो ये जर्मिनेशन स्पोर क्या होगा, इस लेयर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड चेंज हो जाएगा किसमें, वेजिटेटिव सेल्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जर्मिनेशन स्पोर है, ये क्या कर रहा है, जो ये वेजिटेटिव सेल है ये यहाँ इससे क्या रिलीज हो रहा है और फिर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेजिटेटिव सेल में। अब यही जो वेजिटेटिव सेल है वो फिर से क्या करेगा, जब कंडीशन फेवरेबल होंगी ये तभी बाहर आएगा, उसके बाद फिर से बाइनरी फिजन करेगा और अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो भाई इस तरीके से होता है, जैसे ही जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तब जो है वेजिटेटिव सेल बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। जैसी कंडीशन एडवर्स आती हैं उस एडवर्स कंडीशन में इस तरीके से एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर से कंडीशन फेवरेबल में आती हैं तो फिर से ये वेजिटेटिव सेल में चेंज होता है, राइट। तो ये थी वो 7 स्टेजेस जिसकी हेल्प से मैं आपको बता जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो किस तरीके से एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।